अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, रेलिवेंट प्रोविजंस, breach of contract. Meaning, breach of contract is a legal concept in which a binding agreement between the parties is not honored by one or more of the parties to the contract by non-performance or interference with the other party's performance. जहाँ पे एक पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं करती है जिस तरह से कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तय किया गया है, दैट पार्टी इज कंसिडर्ड टू बी इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो नॉन परफॉर्मेंस है दैट कैन बी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अ पार्टी हिमसेल्फ और ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो किसी भी वजह से अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में नाकाम रहती है तो दैट पार्टी इज कंसीडर्ड टू बी इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट में डिफरेंट रेमेडीज हैं विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले जो सेक्शन 55 है वो कहता है सूट फॉर प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल जो बायर है वो प्राइस उसने अदा नहीं किया है टू द सेलर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है वो सूट फॉर प्राइस अगेंस्ट द बायर फाइल कर सकता है। हमने अनपेड सेलर के टॉपिक के बीच में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर जो बायर है जो सेलर है जितनी देर तक उसके पास गुड्स के ऊपर कंट्रोल है उतनी देर तक तो वो राइट्स अगेंस्ट गुड्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, लियन का राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है एक्सेट्रा। लेकिन अगर वो गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर चुका है तो उसके बाद ही कैन फाइल अ सूट फॉर प्राइस। तो section 55 gives a right to the seller to file a suit for price against the buyer in case of non-payment from his side. Then suit for damages for non-acceptance and non-payment. सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकता है सेलर अगेंस्ट द बायर रिकवरी ऑफ प्राइस के साथ। अगर उसका जो भी नुकसान हुआ है ड्यू टू द डिले इन पेमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द बायर वो उसकी इन दैट प्रिटेक्स्ट उसमें जो डैमेजेस का सूट है वो भी फाइल कर सकता है। और उसके साथ में अगर सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया है और बायर उन गुड्स की डिलीवरी को लेने में नेग्लिजेंस शो करता है, वो उनकी डिलीवरी को लेने से इनकार कर देता है या उसमें डिले करता है, उसकी वजह से जो सेलर का नुकसान होता है ड्यू टू डिले इन एक्सेप्टिंग द डिलीवरी सेंट बाय द सेलर, तो उसके नुकसान के अजाला के लिए भी सूट फॉर डैमेजेस जो है वो फाइल कर सकता है सेलर। देन कम्स सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। हाँ, ये वाला जो अब सूट है दिस कैन बी फाइल्ड बाय द बायर इन केस सेलर इज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेलर अगर एग्रीमेंट के मुताबिक गुड्स को डिलीवर नहीं करता तो ऐसी सूरत के बीच में जो बायर है उसके पास इस चीज का राइट है कि वो डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द सेलर फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सेक्शन 58 जो है फिर कहता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर है उसके वो इस तरह की है कि उसके बीच में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ग्रांट करना जो है वो ही सिर्फ बायर के नुकसान का अजाला कर सकता है। तो ऐसी सूरत के बीच में इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ग्रांट कर सकती है। Contract to be performed specifically on the application of the plaintiff specific performance can be conditional or unconditional। एक चीज पहले वाजे करना चलूं कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये एक बहुत ही रेयरली ग्रांटेड रेमेडी है। नॉर्मली कोर्ट्स के बीच में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। उसकी बहुत से डिफरेंट रीजंस होती हैं, या तो जो बायर है या जो पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके आती है या तो वो खुद से अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में कहीं ना कहीं पे ब्रीच कर चुकी होती है जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कि इंटाइटल्ड नहीं रहती, और या फिर वो अगर उसने ब्रीच नहीं भी किया है तो अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो रेडी नहीं होती है। तो इवन देन जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रेमेडी है उनको ग्रांट नहीं की जा सकती। तो दूसरी जो एक सिचुएशन जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कोर्ट नहीं ग्रांट करती है वो ये, अगर जो लॉस है सफर्ड बाय अ पार्टी हु हैज ब्रॉट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस if the loss of that party can be compensated through damages। तो ऐसी सूरत में भी जो कोर्ट है वो पार्टी के लॉस को डैमेजेस के जरिए से कॉम्पनसेट कर देती है और जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो ग्रांट नहीं करती। तो ये दो सिचुएशंस अगर हों तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां पे
एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर चुकी है और रेस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए तैयार है, और उसके साथ में उसका जो नुकसान है इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर साइड, वो जो पार्टी अगेंस्ट होम द ब्रीच हैज बीन कमिटेड, द लॉस ऑफ दैट पार्टी कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस। तो ये ऐसी सूरत के बीच में भी जो कोर्ट है वो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रेमेडी है वो ग्रांट कर देती है। तो अगर सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर कोर्ट को लगे कि इसके बीच में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ग्रांट करना जरूरी है, तो कोर्ट विल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है दैट कैन बी कंडीशनल और दैट कैन बी अनकंडीशनल। कंडीशनल से मुराद ये है कि अगर कोर्ट ये समझती है कि बिफोर अलाउइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the buyer who has brought a case of specific performance should perform its part of the obligations towards the seller। तो कोर्ट उसको पहले ये कह सकती है कि पहले आप अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करें, और फिर उसके बाद जो है आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट की जाएगी। तो लिहाजा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ रेमेडी विच कैन बी ग्रांटेड कंडीशनली और अनकंडीशनली बाय द कोर्ट। Then comes the breach of warranty, diminution or extinction of price। अगर जो सेलर है उसने कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को ब्रीच किया है विच इज अ वारंटी इन इट्स नेचर, तो ऐसी सूरत के बीच में कोर्ट जो है वो प्राइस को डिमिनिश भी कर सकती है, एक्सटिंक्ट कर सकती है, और उसके साथ में डैमेजेस भी ग्रांट कर सकती है। अगर जो लॉस है सफर्ड बाय द बायर, अगर तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की एक्सटेंशन या डिमिनेशन की के जरिए से वो लॉस जो है वो पूरा हो कॉम्पनसेट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो डैमेजेस ग्रांट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर लॉस ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस के एक्सटेंशन या डिमिनेशन से खत्म नहीं होता, तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट जो है साथ में डैमेजेस जो है वो भी ग्रांट कर सकती है टू द बायर। देन कम्स द रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। A repudiation before the date of delivery, contract to be rescinded, a contract to be taken as subsisting by the other party। अगर पार्टीज के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक जो सेलर है उसको खास तारीख पे गुड्स को जो है वो डिलीवर करना है, बट वेल बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी जो बायर है उसको ये लगता है कि सेलर जो है इज नॉट विलिंग to perform its part of the contract, seller is either not willing or it is not in a position to perform its part of the contract, it will not be able to deliver the goods on the date stipulated into the contract। तो ऐसी सूरत के बीच में जो बायर है वो relying upon an anticipatory breach on the part of the seller, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है। वो कह सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मजीद परफॉर्म नहीं करना चाहता और अपने पार्ट के ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि seller does not look to be serious in performing its part of the contract। एक एग्जांपल इसकी मैं पहले दे चुका हूँ एक पहले लेक्चर के बीच में कि अगर आपने किसी शख्स को फर्नीचर बनाने के लिए कहा हुआ है, खास डेट आपने मेंशन किया कि इस डेट के ऊपर एसेंशियली फर्नीचर डिलीवर हो जाना चाहिए, और वो डेट बिल्कुल लगभग है पहुंचने को है और उस शख्स ने अभी फर्नीचर बनाना शुरू भी नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में जो बायर है वो एंटिसिपेट कर सकता है कि जो सेलर है वो शायद अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म ही नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से डेट के करीब आने के बावजूद उसने अभी तक फर्नीचर को बनाना शुरू नहीं किया। तो ऐसी सूरत में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है, रिलाइंग अपॉन एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। तो जब एक बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करता है रिलाइंग अपॉन एंटिसिपेटरी ब्रीच, तो जो सेलर है उसके पास दो रेमेडीज होती हैं। आइदर ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ रिप्यूडिएशन, कि वो उसकी रिप्यूडिएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है कि आप अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं भी अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, यानी आपको गुड्स जो है डिलीवर नहीं करूंगा। अगर सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देता है, both the parties are discharged from their respective obligations under the contract। दूसरी जो ऑप्शन अवेलेबल है सेलर के पास वो है कि ही कैन टेक द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग, ही कैन सबसिस्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो जो बायर है उसकी रिप्यूडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करता और वो फिर भी somehow he manages to deliver the goods on the date given into the contract। कॉन्ट्रैक्ट की डेट के मुताबिक वो गुड्स जो है बायर को डिलीवर करने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसी सूरत बीच में कहा जाएगा कि जो सेलर जो है ही सबसिस्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को सबसिस्ट करता है और अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसके मुताबिक जो है गुड्स को डिलीवर कर देता है, तो ऐसी सूरत के बीच में जो बायर है ही विल बी कंसीडर्ड इन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
by not performing its part of obligations and by repudiating the contract before the time of performance of the contract by the seller. तो ये दो रेमेडीज हैं जो सेलर के पास अवेलेबल हैं, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिस्टेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट in case of repudiation of contract by the buyer. Then comes interest और special damages. अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकती है अगर उस केस के बीच में इंटरेस्ट रिकवरेबल है. अगर फैक्ट्स ऑफ द केस जो है वो रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट को अलाउ कर रहे हैं तो ऐसी में इंटरेस्ट भी रिकवर किया जा सकता है, स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर किए जा सकते हैं. विद द loss nature of loss suffered by a party is special, the damages granted by the court can also be special. तो जहाँ पे केस के जो फैक्ट्स हैं वो स्पेशल डैमेजेस या इंटरेस्ट को अलाउ कर रहे हैं, वहाँ पे जो कोर्ट है वो स्पेशल डैमेजेस और इंटरेस्ट जो है वो ग्रांट कर सकती है टू दैट पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉस. और एक चीज है इसके बीच में कि जो इंटरेस्ट है दैट इज पेबल ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट, इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन द डैमेजेस. जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस है उसके ऊपर इंटरेस्ट एज ए जनरल रूल जो है वो पेबल नहीं होता. हाँ, पार्टीज अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पहले से ये डिसाइड कर चुकी हैं बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर भी इंटरेस्ट पेबल होगा, तो ऐसी सूरत के बीच में जो इंटरेस्ट है वो पेबल हो सकता है ऑन द डैमेजेस. लेकिन एज ए जनरल रूल जो डैमेजेस हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट पेबल नहीं होता, इंटरेस्ट इज ओनली पेबल ऑन द एक्चुअल अमाउंट. That's the end of today's topic. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you very much.